जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम 5.3 प्रश्न वाले को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही लंबी प्रश्न वाली जरूर रही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे इस प्रश्न वाले को एंजॉय किया होगा। तो आइए मेरे साथ साथ इस प्रश्न वाले को कंप्लीट करते हैं। इससे अगले वाले वीडियो में हम इसके सारे के सारे उदाहरण एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, इसके जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो लिखा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले जुर्माने से ₹50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? जैसे सड़क का ठेकेदार को कार्य देते हैं, तो अगर वो ठेकेदार अगर एक दिन का अगर लेट करता है काम को पूरा करने में, तो उसके 200 रुपये लग रहे हैं। फिर अगले दिन और दूसरा दिन अगर लेट करेगा तो 50 रुपये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, फिर 350, फिर 400, ऐसे बढ़ रहे हैं। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स की 30 दिन अगर लेट कोई ठेकेदार करे तो उसका टोटल जो जुर्माना होगा वो कितना पे करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हैं समांतर श्रेणी बन रही है। कैसे, अभी हम इसको जानते हैं। देखिए, जुर्माने की जो राशि है, जुर्माने की जो राशि है दोस्तों, वो है, देखिए पहले दिन है अगर तो वो तो ले रहे हैं फिर 200 रुपये, और दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगी 250 रुपये, तीसरे दिन की बात की जाए तो वो हो जाएगी 300 रुपये, और आगे इस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए पहले दिन के लिए है, ये फिर दूसरे दिन के लिए है, ये है तीसरे दिन के लिए। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें 30 दिन का भी निकालना है और हमें बताना है कि सभी का जो योग होगा वो कितना होगा, यानी कि जो जुर्माने की राशि कुल मिलाकर कितनी होगी। तो आप देख रहे हैं ये सब की सब क्या है, एपी है, क्योंकि सभी के अंदर दोस्तों 50-50 जो है रुपए जुड़ रहे हैं। तो हम कहेंगे दोस्तों यह क्या है, एपी है। तो एपी है तो इसका प्रथम पद होगा, तो वो आप साफ साफ देख सकते हैं कि 200 है। सार अंतर भी होगा दोस्तों इसका, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 250 में से 200 घटाएंगे तो 50 रुपये आएगा। ये सार अंतर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दोस्तों सभी के सभी ये 30 पद दे रखे इनका योग करना है, क्योंकि जुर्माने की राशि यही है। यानी कि दोस्तों हमें निकालना है S30 का मान। क्यों 30 क्यों लिखे मैंने, क्योंकि यहाँ पर 30 पद दे रखे, क्योंकि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, लास्ट 30वां दिन होगा, तो लास्ट 30 तक आएंगे, सभी का योग S30 होगा। तो अब हमें निकालना S30। कुल मिलाकर हमें देखो यहाँ पर n का मान भी पता चल गया, n बराबर हो गया 30। अब हम सूत्र के अंदर रखते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा में d। n की जगह दोस्तों रख देते हैं 30, यानी कि S30 मिल जाएगा हमें। तो 30/2 ब्रैकेट 2 इंटू 200 प्लस 29, 30 में से एक गया दोस्तों तो 29, इंटू d का मान दोस्तों है 50 ब्रैकेट बंद। 30 के ही 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 15 दोस्तों। 2 इंटू ये 200 हो गया तो 400, प्लस 29 इंटू 50 हो गया 450। इनको जोड़ने के बाद दोस्तों आएगा 15 इंटू इसको जोड़ने के बाद हमें मिला दोस्तों 850। जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 27,750। यानी कि एक ठेकेदार को अगर 30 दिन का वो विलंब करता है तो उसको जुर्माने की राशि 27,750 रुपये देनी होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 16 नंबर का। इसके अंदर देखिए क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने हैं। कितने दोस्तों, 7 नकद पुरस्कार देने टोटल, और उनकी सबकी राशि जो है 700 रुपये रखेगी, यानी सभी की जो कुल राशि है 7 पुरस्कारों की वो 700 रुपये दोस्तों। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार के लिए 20 रुपये कम है। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। हमें पता है कि फर्स्ट जो आता है उसकी राशि से ज्यादा होती है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, धीरे धीरे उनकी राशि पुरस्कार का मान रुपए जो है वो मूल्य धीरे धीरे कम होता जाता है। ये बात हमको सबको पता है। तो देखिए यहाँ पर कुल पुरस्कार कितने हैं, कुल पुरस्कार जो दोस्तों है वो है 7, यानी कि पुरस्कारों की संख्या दोस्तों होगी 7, और कुल जो राशि है वो कितनी है, इन सभी को मिलाकर जो राशि है यानी इन सभी का जो योग होगा वो है दोस्तों 700 रुपये कम। अब इसने बोला कि प्रत्येक राशि जो है अपने से ठीक पहले वाले से 20 रुपये कम होती जाती है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, यहाँ पर पहला पुरस्कार नहीं दे रखा है तो पहला पुरस्कार मानना पड़ेगा। तो माना दोस्तों पहला जो पुरस्कार है वो A रुपये है, पहला पुरस्कार दोस्तों A रुपये है।
अब हमें ए पता चल गया, तो आगे वाला क्या होगा दोस्तों, इसमें से मुझे 20 कम करने हैं, तभी तो आगे दूसरा पुरस्कार मिलेगा। तो a माइनस 20 किया। अब तीसरा पुरस्कार क्या होगा दोस्तों, इसमें से और मुझे दूसरे पुरस्कार में से और मुझे 20 रुपए कम करना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो भी पुरस्कार हम निकालना चाहते हैं उससे पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी कि इसमें से और 20 कम कर लो। तो a माइनस 20 तो पहले से लिखा है, इसमें से और 20 कम किया तो ये आ जाएगा, और आगे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हमें जरूरत भी नहीं है इसकी। तो देखो a माइनस 20 कॉमा ये कितना हो गया दोस्तों, माइनस 20 हो गया a माइनस 40 डैश डैश डैश। अगर आप दोस्तों ध्यान से देखें तो ये तो क्या बन रही है, AP है। कारण क्या है इसका, AP क्यों है, क्योंकि सभी में देखिए आप 20 कम होते जा रहे हैं, या तो जोड़ो जोड़ो समान संख्या जोड़ते जाओ या समान संख्या घटाते जाओ, वो क्या होता है दोस्तों, AP होता है। और क्या घटा रहे हैं, 20 घटा रहे हैं, इसलिए जो हमारा जो सार अंतर हो जाएगा वो -20 होगा, जो घटाना इसलिए माइनस लगा देंगे। तो देखिए प्रथम पद यहाँ पर AP का क्या होगा दोस्तों, AP का जो प्रथम पद हो गया, यानी A1 बोलो या फिर A बोलो, तो यहाँ पर A का A ही है, ध्यान रखेंगे आप। फिर सार अंतर D, सार अंतर आपको नहीं निकालना तो डायरेक्ट ऐसे निकाल दो। दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, दूसरा पद A माइनस 20 है, माइनस पहला पद दोस्तों A है, माइनस का A प्लस का A कट गया, तो हमें मिल जाएगा दोस्तों माइनस का 20। अब n का मान कैसे लाएंगे, क्योंकि पुरस्कारों की संख्या दोस्तों कितनी है, 7 है, यानी कि इधर a माइनस 20 a माइनस 40 ऐसे कितने पुरस्कार लिखेंगे हम, 7 लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर पदों की संख्या दोस्तों कितनी है, 7 है। इसका मतलब दोस्तों हमें S7 का मान दे रखा है 700, क्योंकि कुल राशि जो पुरस्कारों के जो कुल योग है वो 700 रुपए है, यानी कि इन सातों का मान दे रखा है 700 रुपए, यानी S7 दोस्तों दे रखा है। अब हमें इसका आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे, S7 का मान दोस्तों दे रखा है, तो Sn का मान आराम से रख सकते हैं। Sn का मान दोस्तों सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, n/2 वस्तक 2a प्लस n-1 गुणा में d होता है दोस्तों। अब Sn की जगह n की जगह 7 रख देते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, 7/2 ब्रैकेट 2a, प्रथम पद a की जगह दोस्तों a ही है प्रथम पद, तो प्लस n-1 यानी 7 में से गया तो 6, और d का मान है दोस्तों माइनस का 20। अब जो जो दे रखा है वो सब कुछ हमने लिख दिया है, और S7 का मान अभी लिखना बाकी है। तो S7 की जगह दोस्तों रख देते हैं 700 बराबर 7/2 ब्रैकेट 2a, इधर इनका गुणा करेंगे प्लस 6 का माइनस 20 से, तो माइनस 120 हो जाएगा। अब दोस्तों 700 बराबर 7/2, यहाँ से 2 कॉमन लाते हैं तो क्या होगा दोस्तों, अंदर बचेगा a माइनस 60, 2 से 2 कट गया, इस 7 को हम इधर भेजेंगे तो बट्टा में आएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो 700/7 यानी कि 100 हो जाएगा बराबर a माइनस 60। यहां से आप देख सकते हैं a का मान मुझे निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 प्लस 60 यानी कि 160 हो जाएगा, यानी कि आप देख रहे हैं प्रथम पद क्या हो गया दोस्तों, 160। तो दोस्तों पहला पुरस्कार हमारे पास आ गया, प्रथम पद का मतलब a, और a हमारे लिए क्या दोस्तों, पहला पुरस्कार। ये कितना आया, जस्ट हमने अभी निकाला 160 रुपए। पहला पुरस्कार की राशि 160 रुपए है, तो बताइए दूसरा पुरस्कार क्या होगा, देखो पहला पुरस्कार 160 रुपए, तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा, हमें पता है a माइनस 20 रुपए, दूसरा पुरस्कार की राशि हो जाएगी a माइनस 20। आप नहीं निकालना चाहते बार बार 20 ऐसे a माइनस 20 करके, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक राशि जो है पिछले वाले से 20 रुपए कम है, तो 20 रुपए कम करके लिखते जाओ तो 140 रुपए। अब तीसरे पुरस्कार की राशि हमें बतानी है, क्योंकि हमें सभी पुरस्कार की राशि यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें से और 20 कम किए तो 120 रुपए। और अगर चौथे पुरस्कार की राशि ज्ञात करना चाहे तो और इसमें से 20 कम करेंगे तो आएगा दोस्तों 120 माइनस 20 हो जाएंगे 100 रुपए। इसी प्रकार पांचवें की निकाल सकते हैं, छठे की, सातवें की, और लास्ट 7 ही है, तो 7 पुरस्कार की राशि हम आराम से बता सकते हैं। जैसे पांचवें की दोस्तों हो जाएगा 80, छठे पुरस्कार की राशि हो जाएगा 60, और सातवें पुरस्कार की राशि हो जाएगा दोस्तों 40 रुपए। इस प्रकार हम 7 पुरस्कार की राशि आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 नंबर का, वो दे रखा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। देखो लाइन को अच्छे से देखना, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग जो है अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अनुभाग का मतलब सेक्शन। फिर लिखा है उदाहरणार्थ कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा।
प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी कि प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बतानी है। जैसे यहाँ पर देखो एक विद्यालय है, विद्यालय में कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक क्लास है। अब प्रत्येक कक्षा का 3 सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन हमारे स्कूल में क्लास में होता है ABC। इसी प्रकार जैसे कक्षा 1 है, इसके 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग है। कक्षा 2 है, इसके भी 3 अनुभाग है। कक्षा 3 है, इसके भी 3 सेक्शन है। इसी प्रकार 12 तक चलते रहेंगे। जैसे 12 तक 12वीं कक्षा है, उसके भी 3 सेक्शन है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक जो कक्षा है और अनुभाग है वो कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। तो देखो कक्षा 1 जो है, इसका 1 अनुभाग, ये भी 1 पेड़ लगाएगा, ये भी 1 पेड़, ये भी 1 पेड़। अब कक्षा 2 जो है वो कितने पेड़ लगाएगा, क्योंकि 2 के बराबर कक्षा के बराबर पेड़ लगाता है, यानी दूसरी कक्षा वाले जो है 2-2 पेड़ लगाएंगे। तो 2 पेड़ लगाएगा, ये भी 2 पेड़ लगाएगा, ये भी 2 पेड़। अब तीसरी कक्षा वाले अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएंगे, तीसरी कक्षा में तो 3-3 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार जैसे 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो एक सेक्शन जो है अनुभाग है वो 12 पेड़ लगाएंगे। तो अब हमें बताइए कि कक्षा जो 1 है, कक्षा 1 के जो विद्यार्थी हैं वो कितने पेड़ लगाएंगे दोस्तों। तो देखो एक कक्षा में कितने सेक्शन, 3, और कितने पेड़ लगा रहे हैं, 1 पेड़ लगा रहे हैं। एक सेक्शन 1 पेड़ लगा रहा है, इसलिए दोस्तों कक्षा 1 के जो टोटल पेड़ लगेंगे वो 3 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 के जो विद्यार्थी है कुल मिलाकर कितने पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं, सेक्शन तो है 3 और एक सेक्शन जो है अनुभाग 2 पेड़ लगा रहा है, तो 3 × 2 हो जाएगा दोस्तों 6। इसी प्रकार कक्षा 3 के जो विद्यार्थी हैं कुल मिलाकर कितने पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 में 3 सेक्शन और एक सेक्शन जो है 1 अनुभाग 3 पेड़ लगा रहे हैं, यानी कि दोस्तों हो जाएगा 9। इसी प्रकार 4, 5, 6, 7 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कक्षा 12 का। 12 के छात्र कितने लगाएंगे पेड़, देखो 3 सेक्शन है 12वीं कक्षा में भी, और एक कक्षा 12 पेड़ लगा रही है, एक अनुभाग 12 पेड़ लगा रही है, तो दोस्तों ये आ गया 36। अब आप देख रहे हैं पेड़ों की संख्या अगर लिखी जाए ऐसे ही 3, 6, 9 प्रति कक्षा का मैं लिख रहा हूँ और लास्ट में 36, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये तो क्या दोस्तों बन गई AP है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो सब में 3-3 जोड़े, 3 जोड़ा, इधर 3 जोड़ा और आगे 3 जोड़ेंगे, 3 का पारा बोल रहे हैं, ऐसे बोल सकते 3 जोड़ रहे हैं, तो ये तो दोस्तों क्या बन गई, AP बन गई। अब AP बन गई है तो AP का प्रथम पद पता है और अंतिम पद पता है, और हमें पूछा है कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, प्रश्न में ये पूछा है। तो अब ये पेड़ ही तो हैं, इन सबको क्या करना, हमें जोड़ना है। तो देखो ये जो पेड़ हमें लिखी पेड़ों की संख्या 3, 6, 9, लास्ट में लिखा हमने 36, तो यहाँ पर देखिए AP है, ये AP का प्रथम पद दोस्तों हो गया 6, सार अंतर कितना हो गया, 6 में से 3 घटाया, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद घटाया तो दोस्तों आ जाएगा 3। अब पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या दोस्तों कितनी है, देखो 1, 2, 3, टोटल 12 कक्षा है, तो पदों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। इसलिए मुझे इन सब का आप क्या करना है, योग करना है। तो SN का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, n/2 ब्रैकेट A + AN, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है, इसलिए ये सूत्र हम आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों S12 क्या हो जाएगा, तो 12/2 A, प्रथम पद तो है 3 है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, प्लस अंतिम पद दोस्तों है 36, तो 36 लिख दिया। 2 में ये 12 का जब भाग दिया, 12 में 2 का भाग दिया तो 6, और 36 और 3 का जब योग किया तो दोस्तों आ जाएगा 39 आ जाएगा। अब इनको जब हमने क्या किया दोस्तों, जब गुणा करेंगे तो हमारे पास दोस्तों आ जाएगा 234 आ जाएगा। अतः दोस्तों कक्षा 1 से 12 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके द्वारा पेड़ों की जो लगाई गई संख्या है वो हो जाएगी दोस्तों 234। इसके बाद दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1.5, 2.0 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ये जो आकृति आपको दिख रही है इसको सर्पिल बोलते हैं। फिर आगे बोला गया है कि जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई हमें निकालनी है, और पाई का मान दे रखा है कि 22/7 हमें लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि ये जो A बिंदु है इसको लेना हो। A बिंदु को देखो केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त ऐसे खींचा गया है। फिर उसके बाद A के बाद किसकी बारी आएगी, B की। तो यहाँ पर आगे अपन B को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे, देखो ऐसे खींचा गया है। अब वापस B की बारी आने के बाद वापस अब किसकी बारी आएगी, A को। तो देखो A को केंद्र मानकर वापस ऐसे अर्धवृत्त खींचा गया है बड़ा। इसी प्रकार अब B की बारी आएगी और बड़ा अर्धवृत्त खींचा गया है।
तो इस प्रकार ऐसे क्रम चलता रहेगा, ए बी को केंद्र मानते अलग अलग अर्धवृत्त खींचने हैं। ऐसा कितने अर्धवृत्त खींचने हैं? 13 अर्धवृत्त खींचने हैं। और हमें पूछा गया है कि इन 13 अर्धवृत्तों से जो ये सर्पिल बन रहा है इसकी कुल लंबाई क्या होगी, यानी कि हमें परिधि पूछी है। लंबाई का मतलब बच्चों परिधि होता है। ये जो लंबाई है इनको हम क्या बोलते हैं? परिधि तो बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 13 सर्पिलों की कुल हमें क्या निकालनी है दोस्तों? परिधि निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले जो है पहले वृत्त की जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या को हम r से लिखते हैं। यहाँ पर पहला वृत्त, दूसरा अर्धवृत्त, तीसरा अर्धवृत्त, चौथा अर्धवृत्त, तो हम r1, r2, r3 इससे दर्शाएंगे। तो पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या दोस्तों क्या हो जाएगी? देखो r1 से लिख रहा हूँ, यहाँ पर दे रखा है कि 0.5 सेमी है। अब दोस्तों दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? दे रखा है दूसरे अर्धवृत्त की क्रमागत जो है लगा था, देखो 1.0 सेमी। फिर तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? इसके बाद 1.5 सेमी। चौथे अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? 2.0 सेमी। अब ऐसे नेक्स्ट लगातार चलते और कहाँ तक? 13 अर्धवृत्त निकालने हैं, वहां तक इसकी त्रिज्या हमें पता होनी चाहिए। लेकिन सभी की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास समांतर श्रेणी के बहुत ही अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं। अब हमें दोस्तों क्या निकालना है? हमें तो अर्धवृत्त की परिधि चाहिए। अर्धवृत्त की परिधि का क्या होता है फॉर्मूला हम जानते हैं। परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र दोस्तों क्या होता है? 2πr। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? इसका आधा करेंगे 2πr का, तो 2πr का आधा किया तो दोस्तों क्या होता है हम जानते हैं। आधा करने का मतलब 2 का भाग, 2 से 2 कट गया, यानी कि πr। तो r है यहाँ पर, अलग अलग त्रिज्या है, अर्धवृत्त अलग अलग होगा तो त्रिज्या अलग अलग लिखेंगे और हमारे पास परिधि आ जाएगी। तो देखो इसलिए हम बोलेंगे सर्पिल की कुल लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों? देखिए सर्पिल की कुल लंबाई, हमें तो ये निकालना सर्पिल की कुल लंबाई। तो देखो दोस्तों पहला जो अर्धवृत्त होगा उसका अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? परिमाप या परिधि बोलो क्या होगा दोस्तों? πr1, क्योंकि त्रिज्या r1 होगी उसकी। दूसरा जो भी अर्धवृत्त होगा उसकी परिधि क्या होगी? πr2। तीसरा अर्धवृत्त होगा उसका दोस्तों πr3। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और लास्ट वाले की परिधि क्या आ जाएगी दोस्तों? πr13, क्योंकि 13 अर्धवृत्त तक ही जाना है हमें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पाई सब में क्या आ रहा है दोस्तों? कॉमन आ रहा है। तो पाई हमने ले लिया, इसको बाहर ले लिया। अब दोस्तों अंदर क्या बचेगा? r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में r3 तक, r13 तक जाएंगे। अब इन सब के अपन मान लिख देते हैं। पाई का मान दोस्तों लिख देते हैं 22/7, r1 का मान लिख देते हैं 0.5, r2 का मान लिख देते हैं 1.0, r3 का मान लिख देते हैं 1.5। इसके बाद डैश और आगे लिख देते हैं 2.0 और डैश डैश डैश, क्योंकि आगे हमें नहीं पता। और वास्तव में अगर देखना चाहे तो आप 0.5 जुड़ रहे सब में, तो आगे भले आप निकाल भी सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हैं कि दोस्तों सभी के अंदर 0.5 जुड़ रहा है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिखा है ये क्या है दोस्तों? AP है। और इन सब का हमें क्या करना है? देखो प्लस प्लस करना है, यानी कि योग करना है। और AP का योग तो हमें बहुत अच्छे से आता है। तो देखो इसको हम साइड में ऐसे करेंगे और फिर इसकी मान को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2.0, और इन संख्याओं का योग कहाँ तक करना है? 13 पदों तक करना है, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे 13 त्रिज्या लिखेंगे और 13 पदों तक योग करना है। ये तो क्या है दोस्तों? AP है। तो AP का प्रथम पद यहाँ पर क्या है दोस्तों? 0.5। सार अंतर क्या होगा दोस्तों? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 1.0 में से जब 0.5 गया तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 0.5। अब n कितना होगा? पदों की संख्या यहाँ पर 13 है, क्योंकि 13 अर्धवृत्त है तो त्रिज्या भी 13 होगा। इसलिए दोस्तों s हमें क्या निकालना? 13 का मान निकालना है। हम जानते हैं Sn का मान, सूत्र जो होता है n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी होता है। तो n की जगह दोस्तों 13 लिख दिया, बट्टा में 2 प्लस 2 इंटू a की जगह 2, 0.5 प्लस n-1, n-1 का मतलब 13 - 1 किया तो हो गया दोस्तों 12। और d का मान है दोस्तों 0.5, ब्रैकेट ऐसे का ऐसे। अब 12 इंटू 0.5 दोस्तों होता है, ये तो 6 होता है, 6.0, 13/2 ऐसे कैसे, 2 इंटू 0.5 किया तो 1.0 प्लस इधर आ गया दोस्तों 6.0। अब इन दोनों को ऐड किया तो 13/2 इंटू ये आ जाएगा दोस्तों 7.0। अब इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है। क्यों दोस्तों? देखिए अगर यहाँ पर हल करेंगे थोड़ा मुश्किलात हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पर हल करेंगे कभी नहीं, क्योंकि हमें जो भी मान दे रखा होता है वहाँ पर रखेंगे और वहाँ पर थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए आप खुद देख सकते हैं, पाई का मान तो 22/7 हमने लिखा ऑलरेडी। अब जो ब्रैकेट है इनका सबका योग करना था और योग का मान भी हमने लिख दिया है। तो योग का मान क्या है देखो दोस्तों, 13/2 इंटू 7.0।
आप क्या देख रहे हो, कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा ही तो होता है दोस्तों। तो 7 से 7 कट गया, 2 को 22 से काटा तो 11, यहाँ पर बच गया दोस्तों 11 इंटू 13। 11 का गुणा करने का ट्रिक मैंने बताया हुआ आपको। जैसे कोई भी संख्या है 13, इसका प्रथम पद और लास्ट पद ऐसे कैसे लिख दो, फिर जो भी अंक है उनको जोड़ दो, 1 और 3 जोड़ा तो 4, यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 143। और लंबाई निकालना है तो सभी के पीछे क्या सेंटीमीटर लगा है, इसलिए इसके पीछे भी हम सेंटीमीटर लिख देंगे। इसका मतलब सर्पिल की कुल लंबाई दोस्तों हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर का, देखिए इसके अंदर क्या है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचले वाले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, फिर 19 लट्ठे हैं, फिर उसकी अगली पंक्ति में 18। आप चित्र में देख सकते हैं ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यानी जो सबसे नीचे वाली आप देख रहे हैं ये पंक्ति सबसे नीचे वाली, यहाँ पर 20 लट्ठे रखे गए हैं और इसके ऊपर वाले यहाँ पर पंक्ति में 19 लट्ठे हैं और इसके पंक्ति में और आगे वाले में 18। तो ये पूछा है कि टोटल कितने लट्ठे हैं, टोटल तो हमारे पास 200 लट्ठे हैं। तो यहाँ पर हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने की, पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, जैसे पहले ये, फिर दूसरी ये, तीसरी ये, ऐसे 200 लट्ठे रखने कितनी पंक्तियां यहाँ पर बनेगी और सबसे ऊपरी पंक्ति के अंदर कितने लट्ठे रखे गए हैं ये भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें दे रखा है कुल लट्ठों की संख्या, आप देख रहे हैं कुल लट्ठे हमें दे रखे हैं दोस्तों, वो दे रखे हैं 200, यानी कि आप देख सकते हैं योग दे रखा है सभी का सभी जो SN है वो हमें दे रखा है दोस्तों 200 दे रखा है। यहाँ पर हमें n पता नहीं कि कुल कितनी पंक्ति है, तो हम दोस्तों सबसे पहले मानेंगे, माना पंक्तियों की जो संख्या है, पंक्तियों की संख्या जो है वो दोस्तों है n, इनको हम n ही बोलते हैं। यहाँ पर पंक्ति जो है पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति इनको हमने मान लिया n। फिर यहाँ पर देखो पहली पंक्ति जो है यानी कि प्रथम पद है, इसके अंदर लट्ठों की संख्या कितनी रखी दोस्तों 20 रखी, A1 को हमने मान लिया 20। दूसरी पंक्ति के अंदर लट्ठों की संख्या कितनी दोस्तों, एक कम किया तो 19 और आगे तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या दोस्तों है 18। इस प्रकार आगे हम आराम से निकाल सकते हैं। अब हमें दोस्तों क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है SN दे रखा है 200, तो वहां से हमें निकालना है n का मान। तो सबसे पहले n के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो SN का सूत्र हम जानते हैं दोस्तों, SN का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा में d। अब d वगैरह कहां से होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो सब AP बन रहा है, तो d आराम से आप देख सकते हैं d क्या होगा दोस्तों, 19 में से 20 घटाया, दूसरे पद में से 20 पहला पद घटाएंगे तो आ जाएगा d, यानी कि d का मान आ गया दोस्तों -1। तो SN हमें दे रखा है दोस्तों 200, रख देंगे, n पता नहीं है तो ऐसे कैसे 2a, a प्रथम पद होता है, प्रथम पद यानी कि A1 दोस्तों दे रखा है 20 प्लस n-1, n तो पता ही नहीं है तो n-1 ऐसे कैसे, d हो जाएगा दोस्तों -1, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, 200 ऐसे कैसे, n/2, 2 इंटू 20 हो गया दोस्तों 40 प्लस ये देखो प्लस और माइनस का -1 से गुणा कर रहे हैं तो -n-1 ऐसे का ऐसे रख देंगे। फिर देखिए दोस्तों ये जो 2 है इधर भेज लेते हैं, तो 2 का गुणा 200 से करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 400। इधर क्या बचेगा n, इधर होगा 40, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, माइनस का गुणा n से करेंगे तो -n, माइनस का गुणा +1 से करेंगे, -1 से करेंगे तो दोस्तों +1। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 बराबर n कोष्टक 40 और 1 हो गया दोस्तों 41 माइनस n। अब इसको ब्रैकेट को खोलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर होगा 400 बराबर 41n माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। हमें पता है द्विघात समीकरण के अंदर यहाँ पर n स्क्वायर पहले लिखा जाता है फिर n वाला, तो इसको क्रम से व्यवस्थित करेंगे और बराबर में हमें 0 बनाना है। तो दोस्तों सभी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आता हूं, तो दोस्तों क्या बनेगा देखिए n स्क्वायर, ये माइनस का n स्क्वायर इधर आया था प्लस n स्क्वायर, अब प्लस 41 वाला इधर लेकर जाएंगे तो -41n प्लस 400 देखो ऐसे का ऐसे प्लस 400 ऐसे का ऐसे बराबर में हम लिखेंगे दोस्तों 0। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो द्विघात है, द्विघात समीकरण है तो n का मान निकालना है। कोई सी भी विधि से आप निकाल सकते हैं, हम दोस्तों श्रीधराचार्य विधि यूज करेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र से हम n का मान निकाल रहे हैं। देखो a b c क्या होगा आप देख सकते हैं, पहले n बराबर सूत्र लिख देते हैं दोस्तों -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर -4ac बटा में 2a होता है। a क्या होगा, a हमें पता है यहाँ पर जो भी गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, b क्या होता है, ये जो गुणांक होगा उसको b बोलेंगे, जो अकेला होगा उसको c बोलेंगे। तो n बराबर दोस्तों क्या हो गया
बी की जगह रख देते हैं माइनस का 41 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 41 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह दोस्तों 1, सी की जगह दोस्तों 400, इसके बाद बट्टा हमें 2a, ए की जगह वापस अगेन 1। अब क्या होगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस का 41 प्लस माइनस माइनस 41 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो होता है 1681 होता है, माइनस 4 इंटू 1 4, इसका गुणा 400 तक करेंगे तो दोस्तों आएगा 1600, बट्टा में हो जाएगा 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, गुणा करना है और घटाकर लिख देना है, प्लस माइनस इनको घटाया तो दोस्तों आएगा 81 बट्टा में 2, 81 का वर्गमूल दोस्तों होता है 9 बटा में 2। अब ये ऐसा कैसा, एक बार क्या लेंगे दोस्तों प्लस, तो n बराबर क्या होगा दोस्तों 41 प्लस 9 बटा 2 यानी कि 50 बटा 2 यानी कि ये हो गया दोस्तों 25। अब माइनस लेंगे तो क्या होगा दोस्तों 41 माइनस 9 बटा 2, इनको घटाए तो 32 बटा 2 यानी कि 16, यानी पंक्तियों की संख्या दोस्तों हमें मिल गई। लेकिन अब कौन सा मान रखे, n का मान ये लेके ये ले, आप देख सकते हैं अगर n पंक्तियों की संख्या 25 हो सकती है कि यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पर देखो घटते संख्या हैं 20 19 18 ऐसे घट रही है, और पंक्ति की संख्या ऐसे अगर 25 पंक्ति हैं तो देखो 20 से शुरू हो रहे हैं तब पंक्ति 25 पंक्ति में तो फिर माइनस में चले जाएंगे, और माइनस में लट्ठों की संख्या थोड़ी ना हो सकती है, तो आप इसको आप डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं, n का मान डायरेक्ट हम 16 लेंगे। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो आप यहाँ पर क्या निकालो, an का मान निकालो। an का मान देखो आप -4 मिलेगा, नेगेटिव संख्या मिलेगी, और an का मान माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि ये लट्ठों की संख्या बता रहा है an। अब हमें यहाँ पर दोस्तों n का मान तो निकल गया, अब हम n बराबर 16 लेके चल रहे हैं। जैसा मैं अभी यहाँ पर करूंगा वैसा का वैसा आप n बराबर 25 में भी रख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि सर ने मना क्यों किया है। देखो अब पंक्तियों की संख्या तो हमें मिल गई n बराबर 25। अब हमें पूछा है कि सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्टे हैं वो हम निकाल रहे हैं। तो देखो a n का सूत्र हमें पता होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा में d होता है दोस्तों। n की जगह क्या रखते हैं 16, क्योंकि ये मैं ये रख रहा हूँ 16 वाला, तो a 16 यानी कि a 16 का मतलब है 16वीं पंक्ति में, a 16 का मतलब है दोस्तों 16वीं पंक्ति में कितने लट्टे हैं वो हम ज्ञात कर सकते हैं। a प्रथम पद तो यानी पहली पंक्ति में तो दोस्तों 20 थे, प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 यानी 15 इंटू d तो है दोस्तों -1, तो दोस्तों क्या होगा ये 20 माइनस 15 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 5। अर्थात दोस्तों 16वीं जो पंक्ति है यानी अंतिम पंक्ति है वहां पर लट्टों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, 5 होगी। आप देख सकते हैं आराम से a 25 भी आप निकाल दो, मैंने क्यों मना कि आपको पता चल जाएगा। जैसे प्रथम पद है a प्लस 25 माइनस 1 करेंगे दोस्तों 24 माइनस 1 ऐसे कैसे, तो 20 माइनस 24 हो गया, यहाँ पर तो आ गया -4, तो यानी 25 पंक्ति के अंदर लट्ठों की संख्या है -4, तो क्या -4 लट्ठों की संख्या हो सकती है, माइनस में तो कोई संख्या नहीं होती ऐसे लट्ठों की संख्या, यानी कि ये पंक्ति ही गलत है, यानी पंक्तियों की संख्या 25 न होकर दोस्तों कितनी होगी 16 होगी। इसलिए हम क्या बोलेंगे n बराबर 16 और a 16 बराबर हो गया 5। पंक्तियों की संख्या दोस्तों 16 है और अंतिम पंक्ति के अंदर जो लट्ठों की संख्या होगी दोस्तों वो हो जाएगी 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दिमाग की बत्ती को जलाने वाला क्वेश्चन है, देखिए एकदम अच्छा सा क्वेश्चन। एक आलू गॉड है, इसके अंदर प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं ये बाल्टी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को स्थिति में परस्पर रखकर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। ऐसे इस रेखा पर कितने आलू रखे गए, 10 आलू रखे गए। फिर देखो चित्र में आप साफ साफ देख सकते हैं, पहली जो बाल्टी है बाल्टी से ये पहला जो आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा गया। फिर देखो मतलब इनसे आगे अब 30 मीटर पर दूसरा आलू, इससे आगे और 30 मीटर पर दूसरा आलू, और ऐसे ऐसे करते करते 10 आलू रखे गए टोटल। फिर हमें देखो क्या बोला है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती हैं और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस उसी बाल्टी में डालती है। दूसरे आलू को उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे वापस उठाकर बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको कुल दूरी निकालनी है। जैसे ये 5 मीटर पर बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर जो आलू रखा है उसको भी रखना है, इस आलू को भी रखना है, सभी आलूओं को रखना है। तो आप ध्यान से देखोगे पहला जो आलू है दोस्तों वो तो 5 मीटर की दूरी पर ही है, लेकिन दूसरा जो आलू वो कितनी मीटर की दूरी पर है बाल्टी से, तो आप देखोगे यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो दूसरा आलू वो रखा गया है। तो आप क्या देख रहे हो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि 5 मीटर तो पहले बाल्टी से, और जो पहला जो आलू वहां तक की दूरी है,
और इससे आगे 3 मीटर की और दूरी उस लड़के को तय करनी पड़ रही है। यानी कि दूसरा आलू बाल्टी से कितना दूर हुआ, 5, तो ये पहला आलू प्लस यहाँ से 3 और आगे, यानी कि टोटल 8 मीटर की दूरी पर दूसरा आलू रखा गया है। अब यहाँ तक 8 मीटर हो गया। अब नेक्स्ट आलू यहाँ पर रखा गया, ये वाला। अब यहाँ तक कितनी दूरी हुई बाल्टी से, तो 3 और जोड़ दो, तो 8 + 3 दोस्तों हो गया 11, यानी तीसरे आलू की दूरी बाल्टी से कितनी होगी, 11। इसी प्रकार सभी आलूओं की दूरी निकालनी है और लड़की कितनी दूरी तय की वो आपको निकालनी। ध्यान ये रखना है कि जैसे बाल्टी है, आलू जैसे ये है, तो यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, वापस यहाँ से यहाँ पर आना पड़ेगा, तब वो आलू बाल्टी में जाएगा। इसका मतलब लड़की को 2 बार दूरी तय करनी पड़ेगी, तो हम 2 से गुणा कर लेंगे और दूरी आराम से आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हम क्या लिखेंगे, पहला जो आलू है वो बाल्टी से कितना मीटर दूर है वो पहले लिख देते हैं। पहला आलू जो है बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है। दूसरा जो आलू है दोस्तों वो बाल्टी से कितना दूरी पर है, तो 5 + 3 करेंगे तो वो हो जाएगा 8 मीटर की दूरी पर है। फिर तीसरा जो आलू है दोस्तों वो बाल्टी से कितना दूर है, तो हम कहेंगे 5 + 3, तो ये देखो 5, ये फिर आगे और 3 और आगे 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों 8 + 3 हो जाएगा, यानी कि 11 मीटर। बस इतना निकालो, ज़्यादा आगे निकालने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि एपी बन रही है, यहाँ तो 3 3 3 जोड़ते जा रहे हैं और एपी बन रही है। तो दोस्तों पहले जो आलू को लाने के लिए लड़की को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो हम क्या बोलेंगे, पहले आलू को लाने के लिए लड़की को तय दूरी, कितनी दूरी तय करनी पड़ी। देखो दोस्तों, एक बार तो गई और वापस एक बार लौट कर आई, यानी कि देखो 5 मीटर तो दूर है ही, वापस 5 मीटर दूर जाएगी, वापस आएगी, तो यानी 5 × 2 करेंगे, यानी 2 से गुणा करेंगे किसी भी सभी संख्या को, तो यानी कि पहले आलू को लाने के लिए लड़की को 10 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। अब दूसरे आलू को लाने के लिए लड़की को कितनी दूरी तय करनी पड़ी दोस्तों, दूर कितना दूर है वो 8, तो फिर 2 को 8 से गुणा कर लो, तो दोस्तों हो जाएगा ये 16 मीटर। अब तीसरा आलू जो है उसको लाने के लिए लड़की ने कितनी दूरी तय की, तो हम बोलेंगे 2 को गुणा कर लो 11 से, तो ये जाएगा दोस्तों 22 मीटर। इस प्रकार यहाँ पे क्या बन रही है दोस्तों, एपी बन रही है। दोस्तों मैं इसको लिख देता हूँ, पहले आलू को लाने के लिए 11 मीटर दूरी तय करनी पड़ी और दूसरे आलू लाने के लिए लड़की को देखिए कितनी मीटर दूरी तय करनी पड़ी दोस्तों, 16 मीटर, तो 16 लिख देते हैं। और तीसरे आलू लाने के लिए लड़की ने 22 मीटर की दूरी तय की। आप देख रहे हैं डैश डैश डैश, ऐसे 10 आलू लाने हमें। ये तो दोस्तों क्या होगी दोस्तों, एपी है। एपी है तो इसके सार अंतर वगैरह निकाल लेते हैं। ए प्रथम पद तो हो गया दोस्तों 10, सार अंतर दोस्तों इसका हो गया 16 - 10 यानी कि 6, और पदों की संख्या दोस्तों कितनी है, 10 आलू है तो पदों की संख्या दोस्तों होगी 10। हमें इन्हीं का तो योग निकालना है, क्योंकि पहले आलू के 10 मीटर, दूसरे आलू के लिए 16 मीटर, तीसरे आलू के लिए 22 मीटर, ऐसे 10 आलू के लिए उसने कितनी मीटर दूरी तय की, सभी का योग ज्ञात करना है। यानी कि हमें दोस्तों ज्ञात करना है S 10 का मान। तो दोस्तों S n का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 गुणा में d। अब हमें निकालना S 10, यानी कि n की जगह दोस्तों 10 रख दो, a का मान दोस्तों 10 है, प्लस 10 में से 1 गया तो 9, d का मान दोस्तों रख देंगे 6। अब सॉल्व कर लेते हैं, 10 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों 5, 2 × 10 हो गया 20, इधर 9 × 6 हो गया 54, फिर इधर दोस्तों हो जाएगा 5, इधर आ जाएगा 74, इनका जब हमने गुणा किया तो आ जाएगा दोस्तों 370। यानी कि लड़की ने सभी आलू 10 के 10 आलू लाने के लिए कुल दूरी जो है 300 मीटर की तय की। अगर दोस्तों ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बहुत ही मज़ा आया हो आपको, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।